फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के सी एंड के पी। चलिए शुरू करते हैं। के सी रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड के पी रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है जो कि इक्विलिब्रियम में है। इस टाइम पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? हम इस पहले यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पर C और D, जिन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन को, और स्मॉल c और स्मॉल d जो कि पावर की सूरत में हमने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C और D को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है। रिएक्टेंट है हमारे पास A एंड B, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B हमारे पास स्मॉल a और b हैं जो कि हमने पावर की सूरत में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये तो हुई बात कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इसी केमिकल रिएक्शन को या रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस तरीके से? आप देख सकते हैं कि के पी रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर को। पार्शियल प्रेशर के लिए हम जो साइन यूज़ करेंगे वो है स्मॉल p। ठीक है, अब हम जो मोलर कंसंट्रेशन का हमने साइन यूज़ किया था के सी में, उसकी जगह इस स्क्वायर ब्रैकेट के साइन को रिमूव करके हम P को यहाँ पर लिखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो ये इक्वल होगा हमारे पास के पी के। अब हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पर C एंड D। आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है P जो कि पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। C के कैपिटल C हमने आप देख सकते हैं कि नीचे इसके लिखा है, और ब्रैकेट से बाहर हमने स्मॉल c लिखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C के। ठीक है, इसी तरीके से हमने स्क्वायर ब्रैकेट को अगेन D के रिमूव करके उसकी जगह हमने P लिखा है जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ D को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्रैकेट के बाहर हमने स्मॉल d लिखा है जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट D को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से रिएक्टेंट के लिए भी हमने पार्शियल प्रेशर का साइन यूज़ किया है, किसकी जगह? मोलर कंसंट्रेशन के स्क्वायर ब्रैकेट के सिंबल को हटाकर। ठीक है, अब यहाँ आप जान चुके होंगे कि के सी और के पी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। के सी के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, जबकि के पी के लिए हम पार्शियल प्रेशर पी के साइन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर स्क्रीन पे, तो हम यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट जो कि मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं के सी के केस में, इसे थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो हम यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको रिप्लेस करके इसकी जगह कंसंट्रेशन के लिए कैपिटल C का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा के सी इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट में है हमारे पास कैपिटल C जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ C को, और इसके ब्रैकेट से बाहर जो पावर में C है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ ही इनटू हमने लिखा कंसंट्रेशन कैपिटल C ऑफ D, पावर की सूरत में हमने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D को। रिएक्टेंट का हम जानते हैं कि रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और इन्हें भी यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B की सूरत में C के से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसे लिखेंगे। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
गैशियस फॉर्म में होते हैं तो तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम के पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट के। ठीक है, यहाँ पर जो P है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट को जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल A, B, C एंड D को। सपोज करें कि हमारे पास ये जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये हमारे पास गैसेस जो हैं ये आइडियल गैसेस हैं। हम जानते हैं आइडियल गैसेस में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर P रिप्रेजेंट करती है प्रेशर को, V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, R रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एंड T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू nRT को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू N/V/RT। ठीक है, हम यहाँ से अगर प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं तो तब इस केस में हम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर N/V जो है वो इक्वल होता है कंसंट्रेशन के। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि N/V जहाँ पर N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को और V रिप्रेजेंट करता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस को, ये इक्वल होता है कंसंट्रेशन के। अब आइडियल गैस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू CRT। यहाँ पर जो C है वो हमने N/V को रिप्लेस करके उसके जगह हमने कंसंट्रेशन C को यूज़ किया है। अब अगर पार्शियल प्रेशर के लिए हम इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो वो किस तरीके से होगी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B, C एंड D को फाइंड आउट किया गया है। किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है, इसी आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करके। हम जब पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A को फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A कर देंगे RT और पावर में स्मॉल a रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A को। इसी तरीके से इसी आइडियल गैस इक्वेशन के ज़रिए हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट B को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B RT और पावर में स्मॉल b रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट B को। ठीक है, C और D के लिए भी पार्शियल प्रेशर को हम इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट के। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B, C एंड D के लिए फाइंड आउट की हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास R और T जो हैं वो कांस्टेंट हैं। ये इक्वेशन जो हमने Kp के लिए फाइंड आउट की है, इसी इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास RT जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में कॉमन है। ठीक है, और हमें मालूम है कि R और T जो है इनकी वैल्यूज़ भी कांस्टेंट वैल्यूज़ है। यही वजह है कि हम यहाँ से जो RT है इसे हम कॉमन ले सकते हैं। इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू हम कंसंट्रेशन लेंगे C की, पावर में हम स्मॉल c लिख रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C को। इसी तरीके से कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास D और हमारे पास पावर में स्मॉल d रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D को। RT आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉमन लिया है और हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं C प्लस D वो हमने कंबाइन कर ली है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमने किया कंसंट्रेशन ऑफ A पावर में A और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ B पावर में B। RT को कॉमन ले लिया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं पावर में नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आएंगे, रिएक्टेंट की A प्लस B।
अगर आप रिकॉल करें तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि के सी जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द हमारे पास प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। और उससे हमने इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब आप यहाँ पर अगर के पी के पहले पोर्शन को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर में सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर में डी, टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर में बी, जो कि इक्वल है के सी के वैल्यू की। तो यहाँ पर हम इस पूरी इक्वेशन में जो ये वैल्यूज़ मौजूद हैं इसकी जगह हम रिप्लेस करके के सी को लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास हो गया के पी इज़ इक्वल टू के सी आर टी पावर में हमारे पास सी प्लस डी और आर टी पावर में हमारे पास ए प्लस बी। यहाँ पर अगर आप देखें कि स्मॉल a प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर एन आर से, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारे पास स्मॉल c प्लस डी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को, और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन पी से भी, ठीक है। अब हमारे पास आप जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर में कुछ मौजूद होता है और उसे हम नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, हम उसको उसके साथ माइनस आ जाता है। कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि यही हमारे पास आर टी की जो वैल्यूज़ हैं पावर में डिनोमिनेटर में हमारे पास है a प्लस बी, इसको हम जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आर टी के ऊपर मौजूद है c प्लस डी जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस है हमारे पास a प्लस बी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। अब इसको कुछ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेल्टा एन रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी और पावर में डेल्टा एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को। डेल्टा एन जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को इन अ रिएक्शन में। फ्रेंड्स, डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ तक कि इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो इस केस में हमारे पास डेल्टा एन जो होगा वो ज़ीरो होगा और के पी इक्वल होगा के सी के। सपोज हमारे पास यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी 2 हैं। इस केस में हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो 0 आएगी और के पी इज इक्वल टू के सी होगा। अब जब हमारे पास के पी की वैल्यू ग्रेटर होगी के सी से, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। फ्रेंड्स, जब हमारे पास के पी की वैल्यू ग्रेटर होगी के सी से, तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेस होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने सपोज किया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव +1 में, ठीक है। मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आया है, हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आई है। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि के पी की वैल्यू ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू के सी से। अब जब हमारे पास के पी की वैल्यू लेस देन के सी होगी, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे और डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। चलिए इसे देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट 2 है। इस केस में हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है -1। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है और इस केस में हमारे पास के पी की वैल्यू लेस होती है एज कंपेयर टू के सी से।